प्रदेश की इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। 2024 में रीवा लोकसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी रहेगा? भाजपा और कांग्रेस में से कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा? 29 लोकसभा क्षेत्रों में से रीवा खासा महत्वपूर्ण है और विंध्याचल का इलाका है, रीवा जिले का ही हिस्सा है। और अगर हम पुराने आंकड़ों की बात करें तो 2019 में मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 में से 28 सीट जीती थी और कमलनाथ के पुत्र ने एक सीट जीती थी जो कांग्रेस के हिस्से में आई थी, जबकि 2014 की हम बात करें तो भाजपा ने 29 में से 29 सीटें जीती थी। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जो हिंदी पट्टी का इलाका है वहीं से भाजपा का पूर्ण बहुमत निकलता है और मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य में भाजपा लोकसभा में लगभग 100% का परिणाम लेके आती है, 2-4 सीटों को छोड़ के। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के जनार्दन मिश्रा ने शानदार जीत हासिल की थी। जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के सुंदरलाल तिवारी को हराया था, जबकि बसपा के विशाल सिंह पटेल तीसरे नंबर पर रहे थे। तो सतना और रीवा ये जो दो इलाके हैं, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहरा चुकी है और बसपा का अब भी जो है तीसरे नंबर पे कब्जा बरकरार है। हालांकि बसपा उसके बाद कभी नहीं जीत पाई। पुराने आंकड़ों के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जनार्दन मिश्रा ने यहाँ पे जीत हासिल की। और रीवा लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अब तक 6 बार इस सीट को कांग्रेस जीती है, 3 बार भाजपा ने अपने सांसद जिताए हैं, जबकि 3 बार बसपा ने जीत हासिल की है। तो उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी राज्य में बसपा ने जहां सांसद जिताए हैं तो वो है मध्य प्रदेश, जहां पे सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश के बाद जिताए हैं। सतना से भी जीते हैं, रीवा से 3 बार बसपा अपना सांसद जिता चुकी है। 1991 में बसपा के प्रथम लोकसभा सदस्य के रूप में भीमसेन पटेल रीवा से चुनाव जीते थे। ये बहुत बड़ी जीत थी। बसपा के जो फर्स्ट लोकसभा मेंबर के रूप में भीमसेन पटेल बसपा के प्रथम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 1996 में रीवा से बुद्धसेन पटेल ने बसपा के टिकट पर शानदार जीत हासिल की और बसपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो जो ओबीसी वर्ग है वो बसपा के साथ बड़े पैमाने पर जुटा था। साहब कांशीराम ने जो सक्रियता दिखाई थी, मान्यवर कांशीराम साहब के मेहनत की वजह से जो है बसपा को इसका लाभ मिला। और ये जो ओबीसी समुदाय की जो जातियां हैं, ये पटेल, मौर्य, कुशवाहा, ये सब बसपा के साथ हो चले थे। 2009 में एक बार फिर बसपा ने रीवा से परचम फैलाया और तब बसपा के टिकट पर देवराज सिंह पटेल ने शानदार जीत हासिल की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बसपा ने पटेल समुदाय के अलग अलग नेताओं को सांसद बना के भेजा। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुल मिला के बहुजन समाज पार्टी का ये गढ़ कह सकते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के बाहर शायद ही कोई ऐसी लोकसभा की सीट आपको मिलेगी जहां बसपा लगातार जहां से जीत के आती रही हो। रीवा लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, पटेल, ठाकुर, वैश्य और जाटव जाति की बहुल्यता है और ये सभी जातियां जो है निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 5 लाख ब्राह्मण हैं, अनुसूचित जाति 2 लाख के आसपास है, जबकि ओबीसी यहाँ 2 लाख है। मुस्लिम समुदाय 40,000 और वैश्य समाज भी 50,000 है। बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के कई दौरे कर चुके हैं। महाकाल कॉरिडोर के माध्यम से भाजपा ने बहुसंख्यक समाज को प्रभावित किया है, जो लगातार 2014 से वोट करता आया है। और इसमें बड़ा चंक है ओबीसी का भी, जो कि भाजपा के साथ जाता है और यही ओबीसी नेताओं की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए ग्लोबल समिट भी ऑर्गेनाइज की लगातार और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के खेल भी आयोजित किए गए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने जिनका उद्घाटन किया। तो मध्य प्रदेश में गतिविधियां लगातार तेज रही हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ाई कांग्रेस की जारी है और इस बार कांग्रेस भी चाहती है कि वो उठापटक का बदला ले। आपको मालूम होगा कांग्रेस की सरकार वहां पे चल रही थी, थिन मार्जिन था, बहुत बारीक बहुमत से सरकार चल रही थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पूरा एपिसोड रहा उसमें कांग्रेस जो है विपक्ष में जा बैठी और भाजपा जो है उसको सीधा फायदा हुआ। उपचुनाव हुए 27 सीटों पर, लेकिन उस उपचुनाव में भी जो है भाजपा को बढ़त मिली और उनका जो बहुमत है वो बरकरार रहा। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से कांग्रेस को एक बड़े स्टार प्रचारक की कमी ज़रूर खलेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वहाँ पर अपनी ज़मीन को मजबूत करे।
बसपा भी मध्य प्रदेश में चाहेगी कि वो अपना चुनाव आंकड़ा बेहतर करे। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खतरनाक हो चली है बसपा के लिए। विधानसभा चुनाव में 1 सीट आई है, उसके बाद नगर निगम के यूपी में चुनाव होने, उसमें क्या कुछ करेगी बसपा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभारी रामजी गौतम जो है लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जी के जयंती के अवसर पे आकाश आनंद और रामजी गौतम के नेतृत्व में ग्वालियर के फूलबाग मैदान में एक सभा होने जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो आकाश आनंद कई बार मध्य प्रदेश जा चुके हैं, और लेकिन वोटों में कितना कन्वर्ट होता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और बीजेपी यदि रीवा से चुनाव जीतना चाहती है तो सघन दौरे करने होंगे, और बसपा अध्यक्ष को भी यहाँ पे लगातार सभाएं करनी होंगी। हालांकि वो दौर और था, ये दौर और है, लेकिन फिर भी बसपा को अपने वोट के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी, सपा और ओबीसी महासभा और क्षेत्रीय दल जो हैं ये लगभग एक राजनीतिक सामाजिक एक गठबंधन बन के निकल के आ रहा है। कांग्रेस की इस गठबंधन में क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस जो है इस पूरे एक समूह के साथ है या नहीं, ये आने वाला समय बता देगा आपको। लेकिन नेताओं के बयानबाजी से, नेताओं की टिप्पणी से, उनकी ट्वीट से ये समझ में आ रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी, ओबीसी महासभा और कांग्रेस जो है वो भी चाहेगी कि जितने भी उभरते हुए लोग हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरना चाहते हैं उनको सबको साथ लेके चले। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा होगी जो विपक्ष के हाथ लग चुका है, और ये उनके लिए कारगर भी साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का आंदोलन काफ़ी मजबूत है। हालांकि वहाँ पे जातीय अत्याचार, उत्पीड़न की भी बहुत सारी खबरें और घटनाएं निकल के आ रही हैं। आदिवासियों के जो अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर बड़े आंदोलन कई बार होते भी हैं, लेकिन अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पाते। हिंदी बेल्ट में इसकी गूंज है, जो ओबीसी का मुद्दा है, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ओबीसी इस पे लामबंद होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो वोटर है वो अगर धर्म की चाशनी अगर चख चुका है तो उससे बाहर निकलना चाहेगा, और अपने मुद्दों पे, असल मुद्दों पे अगर वो वाकई में गोलबंद होता है तो भाजपा के लिए बड़ी समस्या 24 के चुनाव में हो जाएगी, क्योंकि इन सभी राज्यों से मिलाकर भाजपा अपना बहुमत जुटाती है। और स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, महंगाई, बेरोजगारी और दलितों के अत्याचार के मुद्दे भी बड़े मुद्दे लगातार बन रहे हैं। आपको मालूम होगा बागेश्वर धाम का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा बना। बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार किया गया, हालांकि तुरंत ही बेल हो गई। वो मुद्दा अभी भी चल रहा है, और किस तरह से दलित परिवार को धमकाया गया, वीडियो सामने आई। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये जो हैं दलितों के और पिछड़े वर्ग के दिमाग में घूम रहे हैं, और उन्होंने इस पूरे मुद्दे पे समर्थन भी दिया, और वहाँ पे उस गांव में भी गए जिस गांव से धीरेन्द्र शास्त्री हैं। बसपा के लोग भी वहाँ गए, रमाकांत पीपर के नेतृत्व में। भीम आर्मी और ओबीसी महासभा के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ गतिविधि का गढ़ लगातार बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके गांव तक लोग पहुँचे, और मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है। छतरपुर से आरडी प्रजापति की भी लगातार वीडियो निकल के आ रही है कि उनको लगातार धमकी मिल रही है। रीवा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो बताइए कि ग्राउंड पे क्या असली मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता वोट करना चाहेगी, और क्या 24 के लोकसभा चुनाव में भी वही होगा जो अभी तक होता आया, यानी कि भाजपा को बटा बटा सीट मिलेंगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्ष की कवायद जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लगे। कमेंट करके बताइए आप ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ देख रहे हैं होता हुआ मध्य प्रदेश में और रीवा में खास तौर पे।